ओके, थर्ड ईयर आप लोगों ने मुझे बताना आप लोग को स्क्रीन शो हो रही है, ठीक है। कल हमने ये हाइपोथर्मिया और सब पढ़ लिया था, ठीक है। कल हम ये सब पढ़ रहे थे। फ्रॉस्ट बाइट हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। डीप फ्रॉस्ट बाइट, सुपरफिशियल फ्रॉस्ट बाइट ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ फ्रॉस्ट बाइट भी हमने कर लिया था। अब आज हमने पढ़ना था इमरियन फूड, ठीक है। इमरियन फ्रूट ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रंच फ्रूट, ठीक है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और एमसीक्यूज भी इसमें बन सकते हैं। Okay, emergent injury, trench foot results from prolonged exposure of the feet to wet or damp cool conditions such as in cold water, mud, or wet fields or wearing damp socks. A similar condition of the hands can occur if a person wears wet for a long period under cold conditions. मतलब सर्दियों में आपने गीले वेट ग्लव्स पहने हैं और बहुत देर से पहने हैं, ठीक है, बहुत देर के लिए पहने हैं, तब भी आपकी हाथों की कंडीशन सेम ऐसी हो जाएगी जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ट्रेंच फुट, इमर्जन फुट, कि अगर आपने प्रोलॉन्ग एक्सपोज कर दिया किसी गीली चीज़ से अपने हाथों पाँव को, ठीक है, usually develops slowly over hours to days and at temperature from 32 degree Fahrenheit to 50 degree Fahrenheit, ठीक है, 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूजली ये स्लोली और few hours से लेके few days में जो ये डेवलप होता है, ठीक है। Can occur at temperatures as high as 60 degree Fahrenheit, 15 degree centigrade if the feet are constantly wet, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये 15 डिग्री पे भी हो सकता है अगर कॉन्स्टेंटली जो है वो आपके फीट वेट रहेंगे तो, ठीक है। द प्राइमरी इंजरी इज टू नर्व एंड मसल टिश्यू। अब जो प्राइमरी इंजरी होगी ट्रेंच फुट में, ठीक है, ट्रेंच फुट में या इमर्जन फुट में जो प्राइमरी इंजरी होगी वो नर्व्स को होगी और मसल टिश्यू को होगी, ठीक है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन द टिश्यूज। अब उन्होंने कहा है कि चूंकि ऑल द टाइम वेट रहेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा वो वॉशरमैन हैंड्स जो होते हैं, ठीक है, कपड़े धो धो के हाथों पे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, स्वेलिंग से हो जाती है, ठीक है, स्किन तो वैसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें आइस क्रिस्टल्स टिश्यूज में नहीं बनते, ठीक है, बट इमर्जन इंजरी कैन कॉज परमानेंट डैमेज, ठीक है। इन्होंने क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये नर्व्स को और मसल टिश्यू को अफेक्ट करती है, प्राइमरी इंजरी जो होती है वो नर्व्स को होती है और मसल टिश्यूज को होती है, लेकिन इसमें क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते टिश्यूज के, ठीक है, बट परमानेंट डैमेज कैन अकर। Okay, what are the symptoms of emergent foot? Emergent injury, trench foot. Initially, skin become red. Skin red हो जाती है, ठीक है, then turns pale, फिर बाद में pale हो जाती है, and mottled finally purple, grey और blue. ठीक है, ये आपको कलर जो है ना डिफरेंसेस ये पता होने चाहिए, इनिशियली कौन सा कलर होता है, देन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फाइनली कौन सा कलर होता है, ठीक है। इनिशियली स्किन जो रेड होती है, देन पेल हो जाती है, ठीक है, फाइनली आइदर इट्स पर्पल, ग्रे और ब्लू, इन तीनों में कोई एक कलर फाइनली वो लेता है, ठीक है। इंजरी होती है, इंजरी का टिंगलिंग पेन होती है, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन और नमनेस में अकर, फॉलोड बाय लेग क्रैम्प्स एंड स्वेलिंग, may cause permanent damage to the circulatory system, so person is more sensitive and prone to cold related injuries in that area, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि may cause permanent damage to the circulatory system, जो भी circulatory system है, ठीक है, उस एरिया का उसे permanent damage कर देता है, ठीक है। so person is more sensitive होता है और prone होता है to cold injuries उस एरिया में, in that area, ठीक है। may develops blisters, अल्सर्स एंड गैंग्रीन। अब वो ट्रेंच फुट के एरिया पे कुछ भी डेवलप हो सकता है, ब्लिस्टर्स बन सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है, लिक्विड फिल्ड हो सकते हैं वो, ठीक है, हिमाटोजीनियस ब्लड फिल्ड हो सकते हैं वो, अल्सर्स बन सकते हैं वहाँ पर, एंड गैंग्रीन हो सकती है, ठीक है। अगर डेफिनेटली इन सब में से कुछ बन जाएगा तो एट द लास्ट एम्पुटेशन जरूरी हो जाएगी, एम्पुटेशन में भी नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, नोट द साइनोसिस, ठीक है, ब्लूइश नेल्स हो गए हुए हैं, ठीक है, ब्लूनेस ऑफ द स्किन है अराउंड द नेल बेड्स, ठीक है, रेडनेस है, स्वेलिंग है और ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन हुई हुई है।
ओके नो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ठीक है। हम जो भी उसने गीले कपड़े पहने हैं, वेट ग्लव्स पहने हैं, कुछ भी रिमूव कर देंगे उनको, उसकी जगह हम ड्राई वार्म क्लोथ्स रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। वार्म अफेक्टेड एरिया स्लोली एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हम अफेक्टेड एरिया को स्लोली वार्म करेंगे रूम टेम्परेचर पे। केयरफुली क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे एंड रैप लूजली विद स्टेराइल ड्रेसिंग, टेकिंग केयर नॉट टू ब्रेक द ब्लिस्टर्स, दिस कैन लीड टू इन्फेक्शन, ठीक है। अगर आप ब्लिस्टर्स जो हैं बने हुए वहाँ पे, वो आप उसको खुद से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। होते हैं कुछ लोग जो पिन मार के उसके अंदर से कहते हैं हम लिक्विड निकाल देते हैं, वो खुद बहुत ठीक हो जाएगा। नो, दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन, ठीक है, जो कि स्प्रेड कर जाता है, क्योंकि उस वक्त आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, इम्यूनिटी आपकी बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से जो है ना उस एरिया में आपका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैल जाता है, ठीक है। एलिवेट फीट टू रिड्यूस स्वेलिंग, आप अगर फीट्स अफेक्टेड हैं तो आप उनको जो एलिवेट कर दें स्वेलिंग कम करने के लिए। डू नॉट वॉक ऑन इंजर्ड फुट, अगर फुट आपका इंजर्ड है तो आपने उस पर वॉक नहीं करनी है, ठीक है। सीक प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन, ट्रेंच फुट कैन कॉज सिवियर डिसेबिलिटी, ठीक है, इससे सिवियर डिसेबिलिटी हो सकती है ट्रेंच फुट से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टारवेशन, ठीक है। हमने कल पढ़ी थी हीट इंजरीज पढ़ी थी, ठीक है, और आज हम और कोल्ड इंजरीज पढ़ी थी, ठीक है। आज हमने कोल्ड इंजरीज अपनी कंप्लीट करी है ट्रेंच फुट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टारवेशन, defined medically in two parts, and that is the act or process of starving and the condition of being starved, ठीक है। starving का process क्या होता है और condition जिसकी वजह से आप starved हैं, भूखे हैं। ओके, टाइप्स आ जाती हैं इसकी। एक्यूट, दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम सडन स्टॉपेज ऑफ फूड, ठीक है, आप एकदम से खाना छोड़ देंगे सब कुछ, ठीक है। एक होती है डाइटिंग, दैट कैन, वो वैसे इसमें नहीं आती, ठीक है। एक्यूट मतलब कुछ भी खाना छोड़ दिया, डाइटिंग में हो सकता है आप लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन एकदम से आपने बिल्कुल खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, दैट कैन रिजल्ट इन एक्यूट, ठीक है, सडन स्टॉपेज ऑफ फूड। वाइल क्रॉनिक रिजल्ट फ्रॉम ग्रेजुअल डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड, अब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास खाना ही खत्म हो जाए, ठीक है, दैट कैन लीड टू क्रॉनिक स्टार्वेशन। व्हाट आर द ट्रैप्ड इन पिट्स माइंस, अब वो लोग जो माइंस में काम करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ख्योरा माइंस की बात कर लें, अब वो किसी वजह से अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत से मूवीज भी देखी हैं कि लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं, उनके पास खाना खत्म हो जाता है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड खत्म हो जाता है, फिर वो भूखे मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दैट कैन, वो किस वजह से, उनको फूड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्रॉनिक रिजल्ट फ्रॉम ग्रेजुअल डेफिशिएंट इन सप्लाई ऑफ फूड, स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत उनके पास होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाता है। नेग्लेक्ट ऑन पार्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि उनका बच्चा कुछ खा रहा है नहीं खा रहा, ठीक है। विलफुल विद होल्डिंग ऑफ फूड, विलफुल विद होल्डिंग ऑफ फूड मतलब जैसे इसमें डाइटिंग आ जाती है कि आपने खुद से जानबूझ के खाना पीना छोड़ दिया, ठीक है। विलफुल रिफ्यूजल टू टेक फूड, खुद से आपने खाना लेना छोड़ दिया, ठीक है। ये डाइटिंग में आ जाती है टाइप्स की, ठीक है। व्हाट आर द पोस्टमार्टम अपीयरेंस, स्टार्वेशन के पेशेंट में हम ये देखेंगे कि आप स्टार्वेशन का पेशेंट आपके पास आ जाता है तो व्हाट आर द पोस्टमार्टम अपीयरेंस। While on external examination in children, skeleton shows spinal curvature, rickets and dental defects. अब बच्चों में क्या होगा कि स्केलेटन में स्पाइनल कर्वेचर होगा जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। रिकेट्स डेफिनेटली कैल्शियम की डेफिनेशंसी में की वजह से बोन्स में रिकेट्स डेवलप हो जाता है। डेंटल, दांत के डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। फेस इज पेल, पेल होता है फेस उनका बच्चों का। स्किन इनएलास्टिक हो जाती है, हार्ड सी इनएलास्टिक स्किन हो जाती है और पिगमेंटेड स्किन हो जाती है, बिकॉज बहुत से जब आपको इसेंशियल विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो नॉर्मल इंसान में भी पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे, ठीक है। दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स दैट योर बॉडी रेगुलरली नीड्स। एडीमा अराउंड द एंकल्स, ठीक है, इसमें डेफिनेटली आपको क्वाशरकोर, मेरेस्मस, कोई भी उनमें से किसी के भी साइन एंड सिम्टम्स मिल सकते हैं, ठीक है। दैट कैन ऑल्सो द टाइप्स ऑफ स्टार्वेशन, ठीक है, मेरेस्मस और क्वाशरकोर, आप वो भी इसमें ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। एडीमा अराउंड एंकल्स एंड इनसाइड द थाइज, ठीक है, एंकल्स के अराउंड एडीमा होगा, ठीक है, थाइज में एडीमा होगा। इन वेट टाइप
There is marked edema, ascites and pleurophagian. ठीक है, उन्होंने कहा है कि मार्क्ड एडिमा भी हो सकता है, ascites and pleurophagian होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसमें आप पढ़ेंगे क्वाशरकोर में. ठीक है, क्वाशरकोर में ये होती हैं सारी फाइंडिंग्स. आइज आर संकन. ठीक है, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होता है पेशेंट. ठीक है, बच्चा डिहाइड्रेटेड होता है, आइज उसकी बिल्कुल संकन होती हैं. चीक बोन्स अपीयर प्रोमिनेंट. चीक बोन्स जो है वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं. हेयर इज ड्राई. ठीक है, बाल जो है वो ड्राई हो जाते हैं इस बच्चे के. लस्ट्रस एंड ब्रिटल, बिल्कुल शाइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिकॉज वो बहुत डिहाइड्रेटेड हो जाता है. डिहाइड्रेटेड बेबी बिकम्स आइज संकन हो जाती हैं. चीक बोन्स बिकॉज मसल मास लॉस हो जाता है उसमें. ठीक है, दैट इज ड्यू टू चीक बोन्स अपीयर प्रोमिनेंट. वाइल फर्दर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता है कि डिहाइड्रेटेड पेशेंट में टंग हमेशा ड्राई होती है. टंग ड्राई होगी, थिकली कोटेड होगी. ठीक है, नेल्स आर ब्रिटल एनरिच्ड होंगे. लिम्स आर ऑलमोस्ट स्केलेटल होंगे. लिम्स स्केलेटल का क्या मतलब है कि बिल्कुल लिम्स में जो मसल मास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, मसल मास ख़त्म हो जाए तो जैसे हम कहते हैं कि ये हड्डियों का ढांचा है. ठीक है, वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाएगा. ठीक है, रिब्स प्रोमिनेंट हो जाएंगी. डेफिनेटली रिब्स के ऊपर भी जो है मसल मास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. रिब्स बिल्कुल प्रोमिनेंट हो जाएंगी. एब्डोमेन इज स्केफॉइड. एब्डोमेन स्केफॉइड हो जाएगा. फैट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एंड ऑर्बिट्स स्पेयर टिल लेट. नाउ इंटरनल एग्जामिनेशन. पोस्टमार्टम अपीयर्ड ऑन इंटरनल एग्जामिनेशन. अभी हमने सारी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स पढ़ी थी कि पोस्टमार्टम में जब आप एक्सटर्नली एग्जामिन करेंगे बॉडी को तो आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी. नहीं, हमने नाउ हम इंटरनल एग्जामिनेशन पे आ रहे हैं. लॉस ऑफ एडिपोस टिश्यू फ्रॉम. अब इंटरनली कहाँ कहाँ से फैट खत्म हो जाएगा स्टार्वेशन में. ठीक है, ओमेंटम, मेजेंट्री एंड पेरीरीनल फैट स्टोर्स. ठीक है, किडनी के अराउंड जो स्टोर्स हैं, ओमेंटम, मेजेंट्री. ठीक है, एट्रोफी ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन. सब ऑर्गन्स की जो है वो एट्रोफी, स्मॉल इन साइज हो जाएंगे. ठीक है, विद रिडक्शन इन साइज शोज चेंजेस सिमिलर टू प्रीमेच्योर सेनिलिटी. हार्ट इज स्मॉल फ्रॉम ब्राउन एट्रोफी. ठीक है, हार्ट की भी एट्रोफी हो जाएगी एंड बट बिकम ब्राउन एट्रोफिक हो जाएगा. उसका कलर जो है हार्ट का वो ब्राउन हो जाएगा एंड एट्रोफिक हो जाएगा. लंग्स जो है वो भी पेल होंगे, collapsed होंगे लंग बिल्कुल. Stomach and intestine shows atrophy of all coats and mucosa is stained. Okay, stomach and intestine shows atrophy of all coats and mucosa stained with bile. ठीक है. ओके, फर्दर इंटरनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे बाउल कंटेन्स ऑफेसिव वाटरी फ्लूइड एंड गैस. ठीक है, जब आप इंटेस्टाइन को ओपन करेंगे, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए, स्टार्वेशन पेशेंट के लिए. मेरा इनकम्प्लीट है फॉर्म. ठीक है, अब मैं कंप्लीट कर इसे नीचे. यस, थैंक यू. ओके, बाउल जो होगी जब आप उसे ओपन करेंगे, ठीक है, इंटेस्टाइन को ओपन करेंगे तो उसमें वाटरी फ्लूइड आपको मिलेगा. ठीक है, एंड गैस. ठीक है, गैस के लिए आप उसको कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करेंगे. लिवर इज एट्रोफिड. ठीक है, लिवर भी स्मॉल हो जाएगा, लिवर का साइज भी जो है वो छोटा हो जाएगा बिकॉज उसमें नेक्रोसिस हो जाएगी ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. ठीक है, सबसे पहले स्टार्वेशन में, ठीक है, भूख की वजह से, ठीक है, जब आपकी फूड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में. ठीक है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि लिवर बहुत से प्रोटीन्स बनाता है आपकी बॉडी में, तो जब लिवर प्रोटीन बनाना छोड़ देगा, ठीक है, तो लिवर एट्रोफिड हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा और उसमें नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी. स्प्लीन श्रंकन हो जाएगा. ठीक है, गॉल ब्लैडर जो आपका वो डिस्टेंडेड हो जाएगा विद बाइल. ठीक है, क्योंकि बाइल का फ्लो जो है वो रुक गया है. बाइल आपका गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर श्रंकन नहीं होता, सिर्फ गॉल ब्लैडर इज दैट ऑर्गन दैट बिकम डिस्टेंडेड. किडनीज शोज एट्रोफी ऑफ नेफ्रॉन्स. किडनीज में क्या है, नेफ्रॉन्स जो है उनकी एट्रोफी हो जाएगी. ब्लड वॉल्यूम इज मार्कली रिड्यूस्ड. ठीक है, प्लाज्मा आपका खत्म हो गया है. ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी जो आपका बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा बिकॉज पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है. डिहाइड्रेट में क्या है, पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है, इनटेक ऑफ वाटर बिल्कुल खत्म है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम भी आपका कम हो जाता है. देयर मे बी सम एविडेंस ऑफ सम इन करंट डिजीज. कोई भी उसकी वजह से भी आपको कोई भी डिजीज हो सकती है. नाउ व्हाट इज द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्वेशन. अब आपसे एक एसईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार्वेशन. स्टार्वेशन में भी, अब स्टार्वेशन, अब जैसे एक
बच्चा है, ठीक है, उसे घर में कैद कर लिया है, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ होमिसिडल मेडिको लीकेज, ठीक है, दैट इज द होमिसिडल स्टार्वेशन ऑफ दैट बेबी, ठीक है। विक्टिम इज यूजुअली इन्फेंट, इज बेसिकली इन्फेंट्स जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ही ऐसे किया जाता है, उनको बिल्कुल भूखा रख के जो है वो मार दिया जाता है, दैट इज एग्जांपल ऑफ इन्फेंट होमिसिडल स्टार्वेशन। और एजेड, अगर कोई बूढ़ा भी है, ठीक है, उसे भी आपने घर में कैद कर दिया है, खाने पीने को बिल्कुल खत्म कर दिया है, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, दैट इज एग्जांपल ऑफ starvation. A baby farmer is a condition in which children is starved by their parents and guardians. अब बेबी, व्हाट इज बेबी फार्मर, आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज बेबी फार्मर, गिव एग्जांपल। तो इसमें क्या आएगा कि अगर बच्चा जो है, ठीक है, वो उसके पेरेंट्स उसे खाने को नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या उसके कोई भी रिलेटिव वो जिनके पास रह रहे हैं, जो उसके गार्डियंस हैं, वो उसे खाने पीने को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, ठीक है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ बेबी फार्मर, ठीक है। उसकी वजह से अगर बेबी की डेथ हो जाती है, दैट इज ऑल्सो होमिसिडल, बट उस कंडीशन को हम बेबी फार्मर कहेंगे, ठीक है। स्टार्वेशन मे बी एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल स्टार्वेशन हो सकती है तब इन केसेस ऑफ इफ पर्सन इज कॉट इन माइंस, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी कि माइंस में अगर बंदा जो स्टक हो गया, ठीक है, खाने को उसके बाद बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो भूखा वहां पे स्टार्वेशन की वजह से मर जाएगा, दैट इज एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल स्टार्वेशन, ठीक है। होमिसिडल, अगर आप उसे खाने पीने को प्रोवाइड नहीं कर रहे, दैट स्टार्वेशन। इफ एक्सीडेंटली कहीं पे माइंस में अर्थक्वेक की वजह से कहीं भी स्टक हो गए हैं, ठीक है, लैंड स्लाइडिंग कहीं पे स्टक हो गए हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सीडेंटल स्टार्वेशन। स्टार्वेशन में भी सुसाइडल, सुसाइड भी हो सकती है। Starvation, person fasts voluntarily for the purpose of exhibition, पब्लिक अटेंशन। ये एग्जाम्पल सुसाइडल की एग्जाम्पल है कि अगर पब्लिक अटेंशन लेने के लिए डेफिनेटली, अगर आप खुद से खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है, आपने खुद से खाना पीना छोड़ दिया, दैट इज नो डाइटिंग, ठीक है, ये डाइटिंग एग्जाम्पल में नहीं आएगा। अगर पब्लिक अटेंशन के लिए आपने खुद से खाना पीना छोड़ दिया है, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सुसाइडल स्टार्वेशन, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल्स आपको जरूर पता होनी चाहिए, होमिसिडल, एक्सीडेंटल एंड सुसाइडल स्टार्वेशन क्या होता है। साइकेट्रिक कॉज में कोई भी जो साइकेट्रिक इलनेस होती है, शिजोफ्रेनिया है, ठीक है, सेनाइल डिमेंशिया है, हिस्टेरिया है, ठीक है, ये दीज आर द साइकेट्रिक कॉजेज of starvation. These person may refuse to eat or spend money on food, clothes, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकली बंदा रिफ्यूज कर देता है खाने पीने को, ठीक है, आपने वो एग्जांपल भी पढ़ी होगी बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है ना वो वॉलंटरली खाना खाने के बाद वॉमिट कर देता है, ठीक है, ताकि वो फैट ना हो पेशेंट पे, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डाइटिंग, ठीक है, डाइटिंग स्टार्वेशन में आती है, ओके, ठीक है। दिस इज द टॉपिक ऑफ स्टार्वेशन। इसमें एटलीस्ट आपको डेफिनेशन, इसकी टाइप्स जरूर पता होनी चाहिए, कॉजेज पता होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपको एक्सटर्नल फाइंडिंग्स जरूर पता होनी चाहिए। इंटरनल फाइंडिंग्स में तो आप सब में ये लिख देंगे एट्रोफिक ऑर्गन्स हो जाते हैं और एडिपोज टिश्यू सब में ओमेंटम मेसेंट्री फैट स्टोर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इंटरनली, वाइल एक्सटर्नली सबसे ज़्यादा जो फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टंग ड्राई होती है, थिक कोटेड होती है, ठीक है, लिम्स बिल्कुल स्केलेटल हो जाते हैं, हड्डियों का ढांचा बन जाता है बॉडी, ठीक है, ओके। आज का ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज एक्सप्लोजन इंजरीज, ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज जो है वो आ जाती हैं इसमें। एक्सप्लोजन इंजरीज एंड द फोरेंसिक एस्पेक्ट्स, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको मैं आगे बताती जाती हूँ क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और एसएक्यूज के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट है। द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है, बॉम्बोस, बॉम्बोस से ये बॉम्ब का वर्ड निकला है। एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, यूजुअली सम काइंड ऑफ कंटेनर फिल्ड विद एक्सप्लोसिव मटेरियल। आपको पता है डेफिनेटली बॉम्ब, बॉम्ब के अंदर एक एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है उन्होंने फिल किया होता है, डिजाइन टू कॉज डिस्ट्रक्शन एंड सेट ऑफ, जैसे जैसे ही लॉन्च करते हैं दैट कॉज डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ओके। स्लाइड शो नहीं हो रही, ओके ओके ओके, मैं विजिबल करती हूँ। इमरान भाई एक्सक्यूज मी, ये स्लाइड शो नहीं हो रही बच्चों को, ये मैंने अभी टॉपिक चेंज किया अपना नीचे से जी।
अब शो हो रही है स्क्रीन सबको? नो इन्फॉर्म मी। ओके, ठीक है, आपको पिछली स्लाइड बताती हूँ। ठीक है, हम बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, हमने एक्सप्लोजन इंजरी स्टार्ट किया अपना टॉपिक एंड देयर फोरेंसिक एस्पेक्ट्स। बॉम्ब, द वर्ड comes from Greek word bombos. ठीक है, bombos से bomb का word बना है, an explosive device, usually some kind of container filled with explosive material. ठीक है, definitely bomb जो है उसमें explosive material होता है जो कि destruction के लिए, जैसे उसे launch किया जाता है या set off किया जाता है, destruction cause होती है। ठीक है, explosion injuries. Explosive material is suddenly converted into a large volume of gas. ठीक है, with a release of tremendous amount of energy. एक जो explosive material होता है उसमें energy ट्रमेंडस अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसमें। प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। प्रेशर अप टू 1000 टन्स पर स्क्वायर इंच। ठीक है, एंड टेम्परेचर इज 3000 डिग्री सेल्सियस होता है एक एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है, जो बॉम्ब होता है उसमें। ठीक है, सॉलिड सरफेस रिफ्लेक्ट्स द ब्लास्ट वेव्स एंड इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ब्लास्ट इंजरी। Oh, no, now definition of explosion. Explosion is a phenomena resulting from sudden release of energy. जैसे ही आप उसको एक्सप्लोड करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो सडनली जो बॉम्ब की एनर्जी है वो रिलीज होती है, विच इज देन डिसिपेटेड बाय अ ब्लास्ट वेव। तो जो ब्लास्ट वेव होती है वो डिसिपेट होती है बाय ट्रांसलोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिर जो उसके पास इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं वो उनको वहां से ट्रांसलोकेट कर देती है इन द स्पेस, और बाय द हीट जनरेशन, या तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करके, हीट जनरेशन करके जो भी इर्द गिर्द स्पेस है वहां पे उनको फेंक देती है। Now what is the classification? Classified into three types. कितने टाइप्स के एक्सप्लोजन होते हैं? एटॉमिक, मैकेनिकल एंड केमिकल। It may be high order. Explosion is supersonic. Blast contains a overpressurized wave. ठीक है, जो low order explosive होते हैं, explosion is not as fast at the speed of sound. ठीक है, no overpressurized wave and crackers and batteries. ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें केमिकल एक्सप्लोसिव्स दिखाए हुए उन्होंने। दैट कैन बी गैशियस, जिसमें गैस भी हो सकती है, दैट कैन बी लिक्विड, उसमें लिक्विड मटेरियल भी हो सकता है, एंड दैट कैन बी सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ केमिकल एक्सप्लोसिव? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। ठीक है, कंपोजिशन आपसे जरूर पूछेंगे। ब्लैक पाउडर, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटोलेट, आईटी एंड बूबी ट्रैप्स। ठीक है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ केमिकल एक्सप्लोसिव्स। अब नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इंजरीज एक्सप्लोजन से होती हैं, इंजरीज फ्रॉम एक्सप्लोजन आर मेनली ड्यू टू 4 फैक्टर्स। ठीक है, दैट इज ब्लास्ट और शॉक वेव्स, ठीक है, फ्लेम्स और हॉट गैसेस, फ्लाइंग मिसाइल्स एंड एनॉक्सिया। दीज आर द 4 फैक्टर्स, ठीक है, जिनकी वजह से जो है वो इंजरीज होती हैं। बेसिकली एक्सप्लोजन की वजह से, एक्सप्लोजन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं? व्हाट आर द मेन 4 फैक्टर्स दैट कैन लीड टू इंजरीज फ्रॉम एक्सप्लोजन? एंड वो फैक्टर्स आपसे 4 पूछेंगे। दैट कैन, इसका आंसर है ब्लास्ट और शॉक वेव्स, फ्लेम्स और हॉट गैसेस, फ्लाइंग मिसाइल्स एंड एनॉक्सिया। ठीक है, ब्लास्ट और शॉक वेव्स क्या करती हैं? spreads concentrically from explosion site at a speed of sound. साउंड की जो आवाज की स्पीड होती है उसकी स्पीड से जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है, वो स्प्रेड करता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको शॉक वेव्स सुनाई भी देती हैं। ठीक है, ब्लास्ट और शॉक वेव्स, फ्लेम्स और हॉट गैसेस। अब उसमें जो मटेरियल होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल, दैट कैन कंटेन हॉट गैसेस और फ्लेम्स, जिसकी वजह से एकदम से जहाँ भी ये एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ फौरन से आग लग जाती है। ठीक है, एक्सटेंसिव बर्न्स, ठीक है, वहाँ पे जो भी होती हैं बॉडीज होती हैं वो बिल्कुल जल जाती हैं। एक्सटेंसिव बर्न्स क्यों होता है? विद ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग। ठीक है, बॉडी पे ब्लैकनिंग, पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, ब्लैकनिंग भी हो जाती है और टैटूइंग भी हो जाती है स्किन की, क्योंकि हॉट गैसेस और फ्लेम्स उसमें इस तरह के मिसाइल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को बिल्कुल फौरन से जला देते हैं। फ्लाइंग मिसाइल्स, ठीक है, वही पैलेट्स, जैसे आपने फायर आर्म इंजरीज में पढ़ा था। ठीक है, पैलेट्स की वजह से जो इंजरीज होती हैं, आइदर वो कितने डिस्टेंस पे है, ठीक है, बिल्कुल कांटेक्ट पे है या फॉर डिस्टेंस पे है। एनॉक्सिया, ठीक है,
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट वाली साइड पे सारी जितनी भी एक्सप्लोसिव मटेरियल में गैसेस हैं वो सारी फैल जाती हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रस एंड नाइट्रिक गैसेस विल कॉज हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया, ठीक है। आपके जो टिश्यूज हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से एनोक्सिया हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये 4 फैक्टर्स आपको जरूर पता होने चाहिए, दीज 4 फैक्टर्स। अब ये 3 बताई हुई है, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी एंड टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, व्हाट आर द टर्शियरी ब्लास्ट इंजरीज ड्यू टू द एक्सप्लोसिव। अब प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, इट इज द इंजरीज ड्यू टू द ब्लास्ट वेव इटसेल्फ। अब जैसे ही एक्सप्लोसिव मटेरियल ब्लास्ट होता है, फौरन से फटता है, ठीक है, बॉम्ब, इनिशियली जो ब्लास्ट वेव डेवलप होती है उसकी वजह से जो इंजरीज होगी दैट कैन लीड टू प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरीज, इंजरीज ड्यू टू मिसाइल्स, ठीक है, ये पिक्चर में आपको पैलेट्स और चीजें उड़ती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। दीज आर द इंजरीज ड्यू टू मिसाइल्स बीइंग प्रोपेल्ड बाय द ब्लास्ट फोर्स। अब जैसे ही बॉम्ब फटा उसके अंदर जितना प्रेशर था वो रिलीज हुआ, प्रेशर रिलीज होने की वजह से जितनी भी उसने फोर्स लगाई तो हवा में जो चीजें थी और मिसाइल जो थे बॉम्ब में, ठीक है, उनकी वजह से जो इंजरीज होंगी दैट कैन लीड टू सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है। टर्शियरी ब्लास्ट इंजरीज, टर्शियरी ब्लास्ट इंजरीज, इंजरीज ड्यू टू इम्पैक्ट। जैसे ही एक बंदा वहां खड़ा था, उस बॉम्ब ब्लास्ट ने हवा से प्रेशर से उसको उठा के दूसरी जगह दूर जाके कहीं फेंका, आके वो गिरा, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे गिरने की वजह से जो उसको इंजरीज आएंगी दैट कैन लीड टू टर्शियरी ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरीज आर ड्यू टू द बॉम्ब ब्लास्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल इटसेल्फ, ठीक है। वो बॉम्ब ब्लास्ट और उसके अंदर जो भी प्रेशर वेव्स थी उसकी वजह से जो इंजरी थी दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बट जो टर्शियरी इंजरीज हैं, जब उसने उस बंदे को फाइनल अपनी लोकेशन पे, ठीक है, जहाँ पे जितनी भी उसकी प्रेशर था उसका हवा से, उसने वहां पे उसको फेंका, वहां पे जाके गिरा। अब वहां पे कुछ भी पड़ा हो सकता है, ठीक है, कोई भी ईंटें पड़ी थी, कुछ भी पड़ा था, ठीक है, उसकी वजह से जो उसको हेड इंजरी हुई या रिब्स उसकी फ्रैक्चर हो गई, कोई भी टर्शियरी इंजरी हुई दैट कैन टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी, ठीक है। ये तीनों डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी में डिफरेंस बताएं आप। अब नो, primary blast injury, direct effect of blast overpressure, ठीक है। Injuries are due to compressed air which tend to affected filled organs such as lungs, GIT, middle ear, जितने भी एयर फिल्ड ऑर्गन्स होते हैं आपके, ठीक है। लंग्स में भी हवा होती है, एयर होती है, आपको पता है, ठीक है। जीआईटी में भी एयर फिल्ड होता है, एंड आप मिडल ईयर, तो मिडल ईयर कैविटी है दैट इज ऑल्सो एयर फिल्ड। तो जितने भी एयर फिल्ड आपके ऑर्गन्स हैं दैट कैन मोस्ट अफेक्टेड इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है। या आपसे एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, ठीक है, लंग्स, जीआईटी, मिडल ईयर अफेक्टेड हुए थे, विच टाइप ऑफ इंजरीज इट, ठीक है, दैट इज प्राइमरी ब्लास्ट इंजरीज। Now, secondary blast injuries, this is due to the flying objects generated the actual blast. जो actual blast ने flying objects, ठीक है, चीजें हवा में उड़ा दी, उनकी वजह से जो हुई that is secondary blast injuries. And tertiary blast injuries occurs when the victim, ठीक है, are thrown into the air and strike other object, ठीक है। ये primary, secondary and tertiary blast injuries हैं। Miscellaneous blast injuries. Now, miscellaneous blast injuries include injuries due to fire, collapse, building, etc. For example, जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, जिसके ऊपर, जिस विक्टिम के ऊपर बिल्डिंग गिरेगी, ठीक है, दैट इज बिल्डिंग गिरने की वजह से जो इंजरीज उसको होंगी दैट कैन मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, वो मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरीज में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जा सकता है, एक पर्सन स्टैंडिंग, ठीक है, एक आदमी जो है वो बिल्डिंग के नीचे खड़ा था, अचानक से जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, खिड़कियां शीशे टूटे, थोड़ी देर बाद बिल्डिंग भी कोलैप्स हो गई, ठीक है, दैट इज कोलेटरल डैमेजेस एंड मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरीज। तो आपसे ऑप्शन दी होंगी, ब्लास्ट, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, सेकंड ब्लास्ट इंजरी, टर्शियरी ब्लास्ट इंजरीज, मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिल्डिंग की वजह से, कोलेटरल डैमेजेस की वजह से, इसकी जो एग्जांपल है दैट इज मिसलेनियस ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लास्ट इंजरीज मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। ऑक्यूलर इंजरी आइस में हो सकती है, ऑरल, पल्मनरी, कार्डियोवेस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है। अब ब्लास्ट की वजह से जो जिस ऑर्गन को इंजरी हो सकती है, ठीक है, वो आप देख लें। एब्डोमिनल इंजरी, ब्रेन इंजरी, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी, कार्डियोवेस्कुलर इंजरी, पल्मनरी इंजरी, ऑरल, ऑक्यूलर, ठीक है। डिस्ट्रप्टिव इफेक्ट्स,
Now, what are the disruptive effects of the explosion material or explosive injuries? When in immediate vicinity of an explosion, victim's body would be blown into the pieces. ठीक है, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, जैसे ही धमाका हुआ, ठीक है, विक्टिम की जो बॉडी है, ठीक है, वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगी एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया. ठीक है, जैसे ही धमाका हुआ, जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, तो विक्टिम की बॉडी है वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगी और उसके जो पार्ट्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाएंगे, इर्द गिर्द बहुत जगह पर फैल जाएंगे. इसलिए एट दैट टाइम, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग इज, अगर आपसे स्पेसिफिक टेस्ट पूछा जा सकता है कि उस वक्त बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन से टेस्ट करते हैं, दैट इज डीएनए टेस्टिंग. When at a little distance away from the explosion, the injuries may be limited to the blowing off the head or a limb or mangling of a localized area. अब वही बताया मैंने कि जैसे एक्सप्लोजन होगा, सर उड़ जाता है, ठीक है, लिम्स आपके उड़ जाते हैं, ठीक है, बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं. तो वो आपने जो है ना, वो कितने डिस्टेंस पे एक्सप्लोजन हुआ है, कितने डिस्टेंस तक ये धमाका हुआ है, आपको उसकी रेंज ज़रूर पता होनी चाहिए. ठीक है, एक्सप्लोजन रेंज क्या है. नाउ फ्लेम और रेडिएंट हीट. अब फ्लेम और रेडिएशन की वजह से, जो हीट की वजह से जो बर्न्स हुए हैं, ठीक है, उसका आपको डिग्री पता होनी चाहिए. व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ बर्न्स, ठीक है, ड्यू टू एक्सप्लोजन हीट. एक्सटेंसिव बर्न्स होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द टोटल थर्मल एनर्जी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सप्लोजन. अब एक्सप्लोजन मटेरियल डिफरेंट होते हैं, कुछ बहुत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं. आपको ये पता होना चाहिए, अगर छोटा मटेरियल यूज हुआ है, देन व्हाट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ दैट एक्सप्लोसिव मटेरियल एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्सप्लोजन. ठीक है, डिग्री ऑफ द बर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एक्सप्लोजन. ठीक है, एट अ टाइम अगर बहुत से बॉम्ब्स एक ही जगह पे एक्सप्लोड हो चुके हैं, हो गए हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ बर्न्स जो है वो सिवियर, एक्सटेंसिव और डीप होगा. ठीक है, ये इसीलिए उन्होंने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ एक्सप्लोजन के. एरियाज अफेक्टेड बाय द फ्लैश बर्न्स. ठीक है, जो एरियाज अफेक्टेड होते हैं, दैट इज ड्राई रेडिश ब्राउन, वो ड्राई होंगे, रेडिश ब्राउन होंगे एंड पार्चमेंट लाइन होंगे. ठीक है, जो फ्लैश बर्न्स की वजह से होते हैं, जैसे आपका जैसे कहते हैं गोश्त निकल आया है. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर इज स्मॉल, सो सुपरफिशियल बर्न्स. मतलब अगर आप कहीं बहुत दूर खड़े हैं और आपको बिल्कुल के पास से एक्सप्लोजन मटेरियल, आप जो है ना, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो सिर्फ सुपरफिशियल बर्न्स होंगे. ठीक है, एक्सप्लोसिव गैस जो है वो आपको टच करके चली जाएगी, दैट कैन लीड टू ओनली सुपरफिशियल बर्न्स. ठीक है, डीप बर्न्स उस पर नहीं होंगे, उसमें कोई ये फ्लैश बर्न्स नहीं होंगे. डैमेज टू ईयर. अब जैसे आपको कहा कि मिडल ईयर में एयर फिल्ड होता है, ठीक है, तो कान को क्या डैमेज होता है, व्हाट इज द डैमेज टू ईयर ड्यू टू द एयर ब्लास्ट. ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लास्ट. ठीक है, क्योंकि जो भी साउंड एनर्जी है, ठीक है, वो आपके कान में जाती है ब्लास्ट की. एकदम से जैसे ही आपको ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है, आपका कान सुन हो जाता है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू दिस. ठीक है, जो आपको कान को डैमेज होता है, उसकी वजह से जो है वो ये सब आपके कान में हो रहा होता है. फौरन से जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आप उसकी आवाज़ आपके कान में गई, रप्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गया. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है. ठीक है, मिडल ईयर में क्या, इनर ईयर में क्या, कॉक्लिया यूस्टेशन ट्यूब को डैमेज कर देते हैं. फौरन से डेफनेस हो जाती है. विच टाइप ऑफ डेफनेस, कोई भी हो सकती है, दैट मे बी सेंसरी न्यूरल और कंडक्टिव. ठीक है, और बोथ, दोनों टाइप की हो सकती है. अगर नर्व डैमेज हो गई है, दैट इज सेंसरी न्यूरल, और अगर कंडक्शन का पाथ जो उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन हो गई है, दैट लीड्स टू कंडक्टिव डेफनेस. ठीक है, ऑसिकुलर चेन गेट्स अफेक्टेड. ठीक है, ऑसिकुलर चेन्स जो ऑसिकल्स होते हैं उनको भी डैमेज हो गए, एंड टिनाइटिस. ठीक है, दीज आर द फाइंडिंग्स in the ear due to the air blast. What are the findings in the lungs? Alveolar hemorrhage due to tearing of alveolar septa. ठीक है, alveolar hemorrhage हो जाता है. Lungs are bruised. lungs में bruises हो जाते हैं due to direct blow on the chest. ठीक है, chest में direct blow होता है जिसकी वजह से lungs जो है bruised हो जाते हैं by bomb fragments and debris. ठीक है, जैसे ही जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है उसमें फ्रेगमेंट्स और डेब्रिस जो है वो लंग्स के ऊपर, ठीक है, ब्रूजेस कॉज कर देता है डायरेक्ट ब्लो की वजह से. चेस्ट एक्सरे शोज टिपिकल बाइलेटरल पैची इन्फिल्ट्रेट्स. जो आपके एक्सरे है, ठीक है, उसमें बाइलेटरल पैची इन्फिल्ट्रेट्स होंगे, कॉमनली नाउन एज ब्लास्ट लंग्स. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्लास्ट लंग्स. ठीक है, व्हाट आर द ब्लास्ट लंग्स.
ब्लास्ट लंग्स के है, उसके ऊपर छोटा सा नोट लिखे तो आप ये जो है 3-4 लाइनें लिख देंगे, ठीक है। इनिशियली सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा होगा दैट कैन लीड टू नीमोथोरैक्स, ठीक है। पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसेमा, अल्वेओलर रप्चर होंगे, दैट इज ऑल फिनोमेना और मैकेनिज्म, ठीक है, अल्वेओलर लंग इंजरी में। ओके जीआईटी, अब जीआईटी को क्या डैमेज होता है? इंटेस्टाइनल रप्चर, ठीक है। जो आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, जीआईटी है, वो सारी रप्चर हो जाएगी, ठीक है, बॉडी से बाहर निकल आएगी। हेमरेज बीनीथ द पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम जो है आपकी उसके नीचे बिल्कुल वो कंप्लीटली ब्लड फिल्ड हो जाएगी, ठीक है, हेमरेज हो जाएगा। एंड इनटू द मेसेंट्री एनोमेंटम, बिकॉज मेसेंट्री ओमेंटम दैट इज द फैट पैड्स, ठीक है, जो बिल्कुल फैटी टिश्यूज होते हैं उनमें हेमरेज बहुत जल्दी हो जाता है। ब्लंट ट्रॉमा टू द एब्डोमेन, ठीक है, कैन कॉज, आपकी ब्लंट ट्रॉमा एब्डोमेन को अगर होगा तो किस किस चीज़ की इंजरी होगी, किस किस ऑर्गन की इंजरी होगी? लिवर, रीनल एंड स्प्लीनिक कॉन्ट्यूजन हो जाएंगी, लेसेरेशन एंड हेमरेज, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा टू द एब्डोमेन। नाउ डैमेज टू द सीएनएस, अब ब्रेन इंजरी, ब्रेन को क्या इंजरी होगी, ब्रेन को क्या डैमेज होगा? कंकशन होगा, ठीक है, डेफिनेटली आपका ब्रेन, ठीक है, स्कल के अंदर जो ब्रेन है आपका वो एक दफा पूरा हिल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कंकशन इंजरीज होती हैं। सेरिब्रल हेमरेज, ठीक है, कूप कॉन्ट्रकूप इंजरीज, ठीक है, आप कूप कॉन्ट्रकूप इंजरीज जो है वो आपको ये रीजनल इंजरीज में पढ़ाया था, ठीक है, एंड दैट इज विप्लैश इंजरी। These are the injuries that can damage the CNS: concussion, cerebral hemorrhage, Coop countercoup injuries, and whiplash injury. और now what are the investigation, ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि what are the investigation that can be done in the explosive injuries, ठीक है। आप सबसे पहले एक जो भी एक्सप्लोसिव इंजरी होती है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वहाँ जाके सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स लेते हैं, सीन का स्केच बनाते हैं, ठीक है, उस जगह की फोटोग्राफ्स खींचते हैं, ठीक है। कंप्लीट बॉडी एक्सरे, जो भी आपको बॉडी मिली है आप उसका कंप्लीट एक्सरे करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कहाँ किस किस बोन का फ्रैक्चर हुआ है, रिब्स का, लिम्स का, ठीक है, स्कल का, किसका फ्रैक्चर हुआ है, ताकि आप उसको क्लासिफाई इंजरीज के अकॉर्डिंग कर सकें। एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द बोन मे बी ट्रैप्ड विद इन द क्लोथिंग, ठीक है, डेफिनेटली आप सबसे पहले बॉडी मिलती है तो आप उसके पास क्लोथ्स रिमूव करते हैं ताकि उसके अंदर जो बॉम्ब के फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, आप उनको टिश्यू से सेपरेट कर सके। क्लोथ्स को भी आप प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, जो जो चीज़ें आपने प्रिजर्व करनी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसके कपड़े, क्लॉथ्स प्रिजर्व करेंगे, टाइनी फ्रेगमेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट के अकॉर्डिंग, बॉम्ब क्या कोई भी मटेरियल, कोई भी फ्रेगमेंट मिलता है आपको, ठीक है, आपने वो भी प्रिजर्व कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंजरीज शुड बी केयरफुली ड्रॉन ऑन अ डायग्राम, डेफिनेटली आप एक स्केच ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर आप स्केच में ड्रॉ करते हैं कि किस किस एरिया पे पर्सन को, विक्टिम को जो है वो इंजरी हुई है, ठीक है, और फिर आप उसकी पोस्टमार्टम ऑटोप्सी करते हैं। देखें ये सारी ये कपड़े, जूते, ये सब कुछ जो है वो पिक्चर में आपको दिखा रहे हैं कि स्टोर कर लेते हैं विक्टिम का। अब नो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, ऑटोप्सी स्टार्ट करनी है आपने। ऑटोप्सी में सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेड बॉडी पार्ट्स और इन केस ऑफ मैस डिजास्टर, ठीक है, मैस डिजास्टर्स में, ठीक है, और कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है बहुत बड़ी डिग्री का, ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली एक पूरी बॉडी तो आपको कभी भी नहीं मिलती, आपको बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं सिर्फ, ठीक है, आपको हाथ मिलेगा, टांगे मिलेंगी, सर मिलेगा कहीं से, तो आपने एक बॉडी के फ्रेगमेंट्स डेफिनेटली आप सब बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे कर लेंगे, फिर आप उनके डीएनए एग्जामिनेशन करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि दैट कैन बिलोंग टू डिफरेंट बॉडी, ठीक है, फिर आप उसका जो जो आपको पार्ट मिलेगा आप उसका रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, उस बॉडी पार्ट से कोई भी आपको एविडेंस मिलता है आप उसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो जो इंजरी आपको मिलेगी आप उसे डॉक्यूमेंट करते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे कि कौन कौन सी इंजरीज आपको मिली हैं, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरीज। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजीजेस, उसी में आपको पता चल जाएगा, अगर हाथ है, ठीक है, हाथ में फिंगर्स अगर टेढ़ी हैं तो डेफिनेटली हो सकता है पेशेंट को, विक्टिम को रूमेटाइड आर्थराइटिस हो, ठीक है। नेचुरल डिजीजेज आइडेंटिफाई करनी है आपने, अन कलेक्शन ऑफ द इंटरनल सैंपल्स, ठीक है, इंटरनली कोई भी अगर सैंपल मिलता है आपको, ब्लड का मिल जाता है, दैट इज गुड, ठीक है, बकल म्यूकोजा का, सब आपने सैंपल्स जो जो अवेलेबल होंगे आपने वो सब जो है वो कलेक्ट कर लेने हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बॉडी स्टिपलिंग, ठीक है,
ये जो पैलेट्स इंजरीज होती हैं, स्टिपलिंग हो जाती है बॉडी की, ठीक है, ये पिक्चर गौर से देख लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली ऑस्पी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एब्रेनियन, कॉन्ट्यूजन एंड लेसिरेशन, दिस इज द क्लासिक ट्राइड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज द क्लासिक ट्राइड, ठीक है, इन एक्सप्लोसिव इंजरीज, ठीक है। तो क्लासिक ट्राइड आपने अभी तक तो कोई नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली उसका आंसर ये होगा एब्रेनियन, कॉन्ट्यूजन एंड लेसिरेशंस, ठीक है। दिस इज द क्लासिक ट्राइड जो कि आपने याद रखना है। Now, what are the injuries due to explosion? Blunt impact injuries, ठीक है, incised cut wound injuries हो सकती हैं, penetrating injuries हो सकती हैं, ठीक है, burns, ठीक है, fractures हो सकते हैं, scattered foci of small internal hemorrhage in brain, lungs, bowel and mesentery. Rupture क्या क्या हो जाता है, कौन कौन सा organ rupture हो जाता है? Stomach, intestines and bladder. What are the samples which should be preserved in explosive injuries? ठीक है, फॉर टिश्यू मैचिंग, हेयर एंड ब्लड, ठीक है। डेफिनेटली आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज मिलते हैं, ठीक है, और किस किस बॉडी के हैं, किस किस विक्टिम के हैं, ये आपको नहीं पता, ठीक है। आप उसके लिए टिश्यू मैच करेंगे, उसके लिए आपने हेयर लेना है, ब्लड सैंपल लेना है। फॉर टॉक्सिकोलॉजी के लिए आपने ब्लड, ठीक है, ब्लड में आते हैं ऑक्सीजन के गैसेस लेवल देखने हैं, कार्बोक्सी, हीमोग्लोबिन, साइनाइड एंड फॉस्फोरस, ठीक है। ब्लड एंड यूरिन, दीज टू सैंपल्स फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। टिश्यू मैचिंग के लिए हेयर एंड ब्लड। व्हाट आर द सैंपल्स फॉर हिस्टोपैथोलॉजी टू डिटेक्ट ARDS, पल्मोनरी कंट्यूजन, ठीक है। रीनल फेलियर के लिए आपने जो है वो किडनी का सैंपल लेना है, ठीक है। ट्रेस एविडेंसेस क्या है जी? ग्लास एंड अदर फॉरेन मटेरियल, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर्स। Now, what are the causes of death in explosive injuries? अब this is the main question कि explosive injuries में what are the causes of death? ठीक है, death की reason क्या है explosive injuries में, ठीक है, death क्यों होती है explosion में? Burns, blunt force trauma, falling debris, asphyxia, क्योंकि वो सारी area जो explosive area that all filled with gases, ठीक है, dangerous gases होती हैं, उसके harmful gases होती हैं, ठीक है, that can lead to asphyxia. क्रश सिंड्रोम, डेफिनेटली आपको कुछ भी टच कर लिया, आपके ऊपर बिल्डिंग गिर गई, लीड टू क्रश सिंड्रोम, शॉक एंड एयर एम्बोलिज्म, डिलेड कॉजेस लीड टू सेप्टिसीमिया। अगर पेशेंट सर्वाइव भी कर जाता है तो डेफिनेटली उसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, ठीक है। व्हाट आर द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स? एक्सीडेंटल इन केस ऑफ सिलेंडर और डायनामाइट एक्सप्लोजन हो, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर फट जाए, ठीक है, दैट इज एक्सीडेंटल। सुसाइडल है, डेफिनेटली सुसाइडल बॉम्बर्स अपने साथ, ठीक है, बॉम्ब लगा के आते हैं, दैट इज सुसाइडल बॉम्बर्स, सुसाइड बॉम्बर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। होमिसाइडल एज इन केस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, ठीक है, टेररिस्ट के केस में होमिसाइडल ये इंजरीज होते हैं। होमिसाइडल पर्पज होता है सैबोटाज एक्टिविटी बाय वेरियस अल्ट्रा लेफ्टिस्ट आउटफिट्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक्सप्लोजन, ये अभी रिसेंटली आपको पता है एक क्रैश हुआ था, ठीक है, दैट इज होमिसाइडल, दैट इज नॉट द होमिसाइडल बेसिकली, उसकी तो अभी तक वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट इन्होंने होमिसाइडल में पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक्सप्लोजन को जो है वो किस कैटेगरी में डाला है? होमिसाइडल में, ठीक है। एक्सीडेंटल, अगर कोई सिलेंडर फट जाए, सुसाइड, सुसाइड बॉम्बर्स की एग्जांपल है, होमिसाइडल केस में टेररिस्ट की एग्जांपल आपने लेनी है, ठीक है, ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सप्लोसिव इंजरीज हैं उसमें आपको मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, डेफिनेटली फोरेंसिक या फोरेंसिक में मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेथ इन एक्सप्लोसिव इंजरीज, ठीक है, व्हाट आर द सैंपल्स दैट कैन बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डेफिनेटली आपको बॉडी पार्ट्स हर जगह बिखरे हुए हैं, ठीक है, आपको पिक्चर दिखा के क्वेश्चन में एक पिक्चर दिखाई जाएगी आपको बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज की, ठीक है, उसमें पिक्चर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पड़े होंगे, हाथ, बाजू, टांगे सब पड़ा होगा। नाउ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट आर द सैंपल्स दैट कैन बी टेकन, ठीक है, फ्रॉम दीज, ठीक है, दीज बॉडी पार्ट्स। अब इन बॉडी पार्ट्स से कौन कौन सा सैंपल लिया जाता है, ठीक है, आपको अगर हेयर अवेलेबल है, ठीक है, किसी भी बॉडी पार्ट का आप वो सैंपल के तौर पे ले लेंगे, ब्लड ले लेंगे, ठीक है, ये हर चीज का अलग बताना है आपने। टिश्यू मैचिंग के लिए कौन से सैंपल्स लेंगे, व्हाट आर द सैंपल्स टेकन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए कौन सा लेंगे, ठीक है, व्हाट आर द सैंपल टेकन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, एंड ट्रेस एविडेंस। ट्रेस एविडेंस में डेफिनेटली ग्लास है, फॉरेन बॉडी मटेरियल है, क्लोथिंग्स है, फुटवेयर्स हैं, ठीक है, दैट कैन ऑल
ट्रेस एविडेंसेस। इंजरीज ड्यू टू एक्सप्लोजन, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो जैसे ही एक्सप्लोजन होती है, एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्सप्लोड होता है, इंजरी कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। ये सारी वही रीजनल इंजरीज की जो इंजरीज हैं सारी वही हैं। ये आप अगर आपको याद होगा तो बहुत इजी होगा आपके लिए। ब्लंट इम्पैक्ट इंजरीज होती हैं, इंसाइज्ड वुंड इंजरीज होती हैं, पेनिट्रेटिंग है, ठीक है। कुछ भी अगर हवा में से उड़ता हुआ आपके अंदर पेनिट्रेट कर गया, ठीक है, दैट कैन लीड टू, उससे आपको कोई भी विजरास को, इंटरनल ऑर्गन्स को पेनिट्रेट कर दिया, ठीक है, दैट कैन लीड टू पेनिट्रेटिंग इंजरी। बर्न्स डेफिनेटली, जो गैसेस होती हैं दैट कैन कॉज फ्लेम और बर्न्स। अब एक बंदा हवा से उड़ता हुआ गिरता है दूर जाके, ठीक है, दैट कैन लीड टू फ्रैक्चर्स, ठीक है। स्कैटर्ड फोकाई, आपके ब्रेन में क्या इंजरीज होंगी, ठीक है। विच ऑर्गन्स कैन बी रप्चर्ड, रप्चर कौन से होंगे, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, ठीक है, ये ऑर्गन्स जो आपके रप्चर होंगे। अब नाउ व्हाट इज द क्लासिकल ट्रायड इन एक्सप्लोसिव इंजरीज, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेटली होगा 1 मार्क का, बट क्लासिक ट्रायड ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन एंड लैसेरेशन, ठीक है, दिस इज द क्लासिक ट्रायड ऑफ एक्सप्लोसिव इंजरीज। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में, ठीक है, सबसे पहले ये फोटोग्राफ्स, ठीक है, स्केचेस, कंप्लीट बॉडी एक्सरे होगा, ठीक है, डीएनए टेस्टिंग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आर द ब्रेन और सीएनएस इंजरीज, ठीक है, ड्यू टू एक्सप्लोजन, ठीक है, उसका आंसर है कंकशन, सेरेब्रल इंजरी, कॉन्टिकुप इंजरी एंड व्हिप्लैश इंजरी। गट को क्या डैमेज होता है, ठीक है, लंग्स इंजरीज क्या होती हैं एयर ब्लास्ट में, ठीक है, व्हाट आर द डैमेज टू द ईयर, व्हाट आर द फ्लेम और बर्न्स इंजरीज, एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, ये सब कुछ आपको जरूर पता होना चाहिए। व्हाट अबाउट रेफरेंस, आप बुक का पूछना चाह रहे हैं कि किस बुक से पढ़ना है। देखिए, जो लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी जो आपकी पारख में है, आपने पारख में पढ़ना है, ठीक है, और आपने एनआरए से पढ़ना है, ठीक है, वहां से कवर हो जाएगा। और बाकी अगर आपने लेक्चर गौर से सुने, सिर्फ ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एनआरए, पारख और लेक्चर, ठीक है। जो लेक्चर सुनेगा उसका मैक्सिमम कवर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम आपका लेक्चर में कवर हो जाए, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, आपका लेक्चर कवर हो गया। हीट इंजरीज, कोल्ड इंजरीज, स्टारवेशन एंड बॉम्ब ब्लास्ट इंजरीज, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके कवर हो चुके हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट है वो इसी टॉपिक का है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके